लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। नसीब पर गए वो आज नाज़ा जिन्हें शरफ हज का मिल रहा है, और अल्लाह ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे और आपके हाथ में अभी भी कुछ नहीं, हमारे और आपके हाथ में अभी भी कुछ नहीं। हमारी नीयतें हैं, हमारा वीज़ा है, हमारा पासपोर्ट है, हमारे सामने सारे सहूलत के और जाने के सारे रास्ते खुले हुए हैं। मीना की जानिब रवा दवा है, लबों पे लब्बैक की सदा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। देखिए हुज्जात कराम जो अलसफ़ा टूर, मास्टर ट्रैवल और फलक टूर से जा रहे हैं, वो सब कंपनी एक ही है, सिंडिकेट में काम होता है। क्योंकि हुकूमत ने, जो सऊदी गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट्स कंपनीज़ को वहाँ काम दिया है, जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग की सीओजोस की कंपनीज़ बनी है, उस कंपनी के अंडर में हम लोग सब काम करते हैं। और वहाँ पर भी उन्होंने मौलिम सिस्टम ख़त्म कर दिया जो बरसों से चलते आ रहा था। वो मौलिम सिस्टम को ख़त्म करके उन्होंने प्राइवेट्स कंपनीज़ को पूरा मीना और ट्रांसपोर्टेशन और सब चीज़ें उनके हवाले की है। हत्ता कि उन्हें कि मीना के फूड्स का इंतज़ाम वही मौलिम लोग नहीं करते थे। अभी ट्रांसपोर्ट और कंपनी और प्राइवेट्स कंपनी, अलग अलग कंपनी, उन्होंने 20 कंपनी अपॉइंट की है वर्ल्ड वाइड, और अंदरूनी हाजिए के लिए 6 कंपनी उन्होंने अपॉइंट किए। इस तरीके से काम होता है अभी। पहले जो सिस्टम था, मौलिम के अंडर में हाजी होते थे, उनके पास पासपोर्ट होते थे, हम लोग उनसे राब्ते में रहते थे, हमारा काम होते थे और काम वो लोग करवाते। अब इन्होंने प्राइवेट्स कंपनी को दे दिया है, तो प्राइवेट्स कंपनी किस थ्रू से काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ते साल भी उन्होंने काम किया 25 में, अब 26 में कर रहे। ये बरसों से उनका प्लान था आफ्टर कोविड के बाद, लेकिन उन्होंने 25 को इम्प्लीमेंट किया और 26 में बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया। मैं कुछ हालात है जिसको तरतीब से आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि सफ़र हज में हम सब साथ में जा रहे हैं। जितना ग्रुप अपना काफिला है, मेरे सबसे मुअद्दबना गुजारिश है कि हम एक टीम बन के जावे, एक फैमिली बन के जावे। तमाम हुज्जाज जो भी जिस शहर से आया है, जिस गांव से आया है, जो देहात से आया है, उसको इस तरीके से महसूस ना हो कि मैं कुछ पराया महसूस हो रहा हूँ। कि अक्सर टूर में मैंने देखा हूँ, मुझे 32 ईयर्स हुए फील्ड में, टोटल 36 साल हुए मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री में, जिसमें से 32 ईयर्स वाला हज इस साल मैं इंशाल्लाह अल्लाह के मेहर करम से कर रहा हूँ, और आप लोगों के दुआओं से और मेरे पुराने हुज्जाज के करम की दुआओं से कर रहा हूँ। कई ऐसी फैमिलीज जो मेरे साथ में बच्चे थे, आज हज को आ रहे हैं। इस साल 8-8 साल का बच्चा है यहाँ पर उबैद करके, और 2-3 बच्चे जो आ रहे हैं जो आज 20-28 साल के हो चुके। तो ये सिलसिला 3rd और 4th जनरेशन मेरे साथ में हज को चल रही है। उन लोगों की दुआ है जो आज हम इस ग्रुप को इतने साल से चला रहे हैं। ऊंच नीच होती है, हज तकलीफ़ों का नाम है, बर्दाश्त का नाम है। जिस साल मौलाना ने सब्र का बात की है, सब्र का मादा है। लेकिन जो कोताही अगर हम लोग से होती है या गिले शिकवे होते, उसको तो आप बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन हमको उसको कोशिश करना है उसको सॉल्व करे, ना कि उसको बढ़ाए। तो मैं कुछ पॉइंट है जो आपको रेस करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ सफ़र के दौरान में और सफ़र के बाद में। मैं मुख्तसर यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें बताना है मुझे। यहाँ पर अभी वक्त भी जा रहा है और वक्त का तकाजा भी, क्योंकि शाम में कुछ फंक्शन है यहाँ पर, तो उस वजह से हम लोग को खाने का इंतज़ाम भी है, नमाज भी पढ़नी है। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपसे रेस कर रहा हूँ। पहले तो हमारे सफ़र में जो हमारे ज़िम्मेदार होंगे, जो टीम होगी, टोटल हमारी टीम, मैं उससे आपका तारुफ कराता हूँ कि इस सफ़र में कौन कौन हमारे साथ में होगा। कुक लोग तो बाकायदा कर्टन के पीछे जो अभी मुझसे आके मिलकर गया, जिसका खाना आज है, वो कुक तो ऑलरेडी मेरे साथ में, हम लोग पहले सफ़र करेंगे 5 रोज़ पहले, मैं और कुक लोग और नबील वगैरह। उसके बाद पूरी टीम हमारी आपको ग्रुप लेकर आएंगे। तो मैं टीम की तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई जो है वो फारूक का तारुफ कराता हूँ। ये फारूक भाई है जो सफ़र में आपको 20 तारीख की फ़्लाइट में आपको साथ में ले आएंगे। उसके साथ में जो एजाज़ है, एजाज़ भाई है। उसके बाद टीपू है, जिसको हम लोग ज़ैनुल आबिदीन नाम है, लेकिन उसको प्यार से टीपू बुलाते हैं। शायद पूरे सफ़र में उसको टीपू बुलाया जाएगा, क्योंकि हम लोग टीपू बुलाते हैं, क्योंकि नाम बहुत से लोगों को ज़ैनुल बोलने नहीं आता है, ज़ैनुल आबिदीन है उसका नाम, तो हम लोग उसको टीपू बुलाते हैं ऑफिस में। टीपू सुल्तान जब सीरीज लगी थी वो पैदा हो गया था, तो इसलिए उसका नाम टीपू बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम जो है अहले,
नबील का भी नाम बता दिया। बजात खुद मैं अपना नाम तो तारुफ कराता हूँ कि औरतों को ज़्यादा मालूम नहीं होगा। मेरा नाम आरिफ है, मैं आपकी रहबरी में रहूँगा। और सबसे बड़ा काम जो अमीर हज या अमीर कारवां हमारे है वो मौलाना बिलाल साहब है, जिनको 17 साल तजुर्बा है हज के मुतालिक। ये 17 साल तजुर्बा है उनका, हज कर रहे हो साथ में हमारे, और हज की खिदमत करते, बेलौस खिदमत करते। आप उनको रात को फ़ोन कीजिए, दिन को फ़ोन कीजिए, मेडिकल के लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको आप मौलाना के हिसाब से ही तस्कीर करेंगे, हम लोग फील्ड बांटिए काम को, लेकिन हाजी इनसे भी बहुत से मसले मसाइल पूछते हैं या जो भी पूछते इसके ताल्लुक से। अब दूसरी बात जो रही, फर्स्ट जो सबसे पहले जो मुझे बताना है आपको बैग्स दिए गए हैं। बैग्स रख देना ऊपर, राशिद का क्या, राशिद को बैग्स के ताल्लुक से जो बताया गया है, बैग्स में हम लोग जो आपको किट दी है, वो किट के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आपने तो देख ली। उससे पहले मैं आपको फ्लाइट डिटेल बताता हूँ, जिसकी बेसब्री से आप लोगों को इंतज़ार था कि हमारी फ्लाइटें कम होगी। काफ़ी हाजियों का ये था कि अब तो ट्रेन इतने हो गए, 7 ट्रेनिंग ले ली हमने, इतने दावतें गए और फ्लाइट का ही ठिकाना नहीं, हम फ्लाइट का टाइम क्या बोले। गुज़िश्ता कई सालों से सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट आती हैं, लेकिन हमने जो फ़्लाइट ली है वो 20 तारीख के लिए, मतलब 2 ज़िल्हिज्जा शुरू होती है, और उस फ्लाइट का टाइम सुबह 11 बजे यहाँ से फ्लाइट डिपार्चर होंगी, और फ्लाइट का नंबर है 5213, सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट है। 11 बजे यहाँ से डिपार्चर होंगी, ना कि 11 बजे आपको एयरपोर्ट पे पहुँचना है। गुज़िश्ता साल हुआ था हमारे साथ में एक बंदे के साथ में ऐसा, तो आपने फ्लाइट का जो अराइवल टाइम से 7 बजे आपने एयरपोर्ट पे पहुँचना है। 20 तारीख के सुबह 7 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचना है, और आपको टर्मिनल नंबर 2 पर पहुँचना है। उसमें सब लिखा है बाकायदा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। वहाँ पर कौन कौन लोग मिलेंगे, आपको उसका नंबर भी दिया गया है, कौन कौन सफ़र के साथ में, वो भी आपको मैंने बता दिया हूँ। और बैगेज जो है, आपने जो बैगेज भी बताना शुरू करता हूँ। 7 किलो हार्ट में अलाउड है आप लोगों को, और 2 पीसेस अलाउड है 20 kg के, और 5 लीटर जमजम आते वक्त, तो 2 पीसेस है आप लोगों को। एक बैग जो हमने दी है वो बैग, इसके अलावा आप अपनी बैग बना सकते हैं, उसके अंदर डाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बताने के लिए। और बाकी जो 13 डेज का रिटर्न जो है, रिटर्न के ताल्लुक से अभी तक फ्लाइटें नहीं है, क्योंकि सब चार्टर फ्लाइट है। 444 पैसेंजर्स की फ्लाइट है, एक फ्लाइट जो 19, 20, 21, 22 तारीख को चल रही है इंडिया से, बॉम्बे एयरपोर्ट से। तो ये फ्लाइटों का जो रिटर्न फ्लाइट है, जिनकी 13 दिन की पैकेज, जिनका 20 दिन का पैकेज, जिनका 38 दिन का, उसका शेड्यूल रिटर्न का अभी तक आया नहीं है, कि स्पेस कंट्रोल से उनको अभी तक परमिशन उसकी ग्रांटेड मिली नहीं है। वो मिल जाएंगी इंशाल्लाह, आने की मिले तो जाने की भी मिलेंगी, जाने की मिले तो आने की भी मिल जाएंगी। वो एक रहा। और दूसरा जो सफ़र है हज में, आपको साथ में सामान ले जाना है, उसके ताल्लुक से बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो किट है, वो किट पूरा ले लेना है, जो हमने हज के लिए आपको किट दिया है, वो किट लेके चलना है आपको। फिर आपके जो कपड़े, 5 से 6 जोड़ कपड़े मुख्तसर लो, ज़्यादा ना लो, क्योंकि लॉन्ड्री वाला एक दिन आठ नहीं, डेली भी आएगा, एक दिन आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट डे कपड़े देगा, उसी दिन नहीं देगा, नेक्स्ट डे या उसके एक दिन बाद कपड़े दिया करेंगे आपको लॉन्ड्री से लाकर। फिर उसमें जो लिखा है यूनिवर्सल अडेप्टर, जो अडेप्टर का जो पिन है, वो पिन वहाँ पर आपको पता है इंटरनेशनल अडेप्टर अलग होता है, उसलिए आप अपने तौर पर अपना अडेप्टर ले लो। अगर वहाँ पर अडेप्टर नहीं चलता है तो वहाँ पिन मिल जाती है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, गोडाउन पर वहाँ पड़ी है हमारे पास, जिससे आपका चार्ज चलेगा, क्योंकि वह 3 पिन वाला सिस्टम होता है, और कभी राउंड होता है, कभी क्लॉकवाइज होता है, वो सिस्टम को चलाना होता है पर। और जो भी पर्सनल चीज़ें आपकी, जैसा कैश हो गए, बाकी चीज़ें रुपीज़ वगैरह, ये आपने हैंड कैरी में रखना है खासकर। ये बात अच्छी तरीके से, लगेज में ना डाले, क्योंकि कोई हाजी क्या करते, कुछ एक्सेस अमाउंट रहता है वो लगेज में डाल देते, और वो समझते कि वहाँ एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। कभी अल्लाह ना करे वही बैग मिसप्लेस हो जाए, या वही बैग ना मिले तो मसला हो जाता है। तो बेहतर है कि उसमें कैश ना डाले, अपने हैंड में रखे। तो मैं हैंड कैरी का भी बैग आपको बता दूंगा, जब बैग बताऊंगा उसको आप गौर से रखिए, उसको संभाल के रखिए, पैसे को आपके अपने तौर पर। और दूसरा जो आपका मेडिकल है, जो भी मेडिसिन आप खाते हैं, शुगर का है, BP का है, हार्ट का है, बहुत सी चीज़ें, वो अपने तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम करें। मतलब अगर 40 डेज के लिए जा रहे तो 2 हिस्सों में 80 डेज का पैकेज लेके चलिए आप। एक हैंड में रखिए, एक लगेज में डालिए। ये मेडिसिन डाल सकते हैं आप लगेज में। उससे क्या होगा, अगर हमारा मेडिसिन यहाँ वहाँ होता है हाजियों का, तो उसको वक्त पे खाना होता है, तो वो वक्त पे खाने के लिए वो देखता है कि अब तो लगेज नहीं आया मेरा, या लगेज मिसप्लेस हो रहा। क्योंकि अभी जो फ्लाइटें जा रही है, वो भी आता हूँ मैं, उसके ऊपर क्या सिस्टम हो रहा है इस साल से उन लोगों का, वो भी आपको बताऊंगा मैं। मेरी बात को गौर से सुनो, और अगर कोई चीज़ नहीं लगती है तो बाद में मुझे फ़ोन कीजिए। यहाँ पर वो सवाल जवाब का क्वेश्चन नहीं होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो मुझे बार बार फ़ोन कीजिए, मैं बार बार अवेलेबल है। देखे रहेंगे आपने मुझे किस लोगों ने 12 बजे रात को फ़ोन किया, सुबह 7 बजे किया, 8 बजे, मैंने सभी को अटेंड किया। अगर मिस हुआ है तो मैंने रिटर्न कॉल किया उन लोगों को, जिन हाजियों को पता होगा कि मुझसे कॉल पर राब्ते में रहे। ये एक मेडिसिन का हो गया। और सन ग्लास लीजिए, क्योंकि धूप होंगी इस साल, 40 टेम्परेचर होगा, तो अगर सन ग्लास किसको पहनना है तो पी लीजिए। और जो एक्स्ट्रा पेयर होता है चश्मे का,
वो चश्मे का एक एक्स्ट्रा पेयर रखिए साथ में आप लोगों के, और एहराम ये एक साथ में एक्स्ट्रा रखिए आप आपके लगेज में। चश्मे का इसलिए बता रहा हूँ कि चश्मा जो होता है नंबर का होता है लोगों का, वह बनाने में दिक्कत होती है। हमारे इधर 4 चश्मे बन जाएंगे, वहाँ रेट चश्मे का और दांत का सबसे महंगा है, तो चश्मा यहीं से एक्स्ट्रा बना के लीजिए। और बाकी जो बताया गया कि पासपोर्ट घर से निकलते वक्त चलना लेके निकलना है आपको। पावर बैंक जो है वो पावर बैंक जो है आपने लगेज में नहीं डालना है। पावर बैंक अगर कोई लेता है साथ में, ये बात गौर से सुनिए, सामान वहाँ नहीं मिलेगा जद्दा एयरपोर्ट अगर आपका पावर बैंक लगेज में चला गया तो। वो हैंड कैरी में कैरी करो पावर बैंक, अगर किसी को लेना है चार्ज के लिए, वो एक खास करके उसके ऊपर अहमियत रखिए। बाकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपकी हो तो हैंड में लीजिए, ना कि लगेज में डालिए, ये बात आप इंपॉर्टेंस रखिए आपके। और जो भी मेडिसिन है वो भी बता दिए आपको, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन लेना है तो साथ में लीजिए। किसी को बहुत से शिकायत होती है नींद की गोलियों का, कि नींद की गोलियां साथ में रखते हैं लोग कि भाई हम लोग को नींद नहीं आती है रात में लगते, तो उसको बेहतर होगा उसको 3-4 हिस्सों में टुकड़े में करिए, या बेहतर होगा अगर ना ले तो बेहतर अल्लाह वहाँ नींद अपने आप दे दे सबको। क्योंकि नींद का ऐसा है कि नींद की गोलियाँ वहाँ अलाउड नहीं है। वो नींद की गोलियाँ बड़े कैप्चर में भी दिखती है उनको कि नींद की गोली ले जा रहा है वो, क्योंकि कुछ हाजियों के साथ में होता है, हम लोग के साथ में हुआ है ये चीज़। तो नींद की गोली अगर कोई लेता है तो उसको एहतियातन अलग अलग हिस्सों में 3 एक स्ट्रिप्स में मत रखिए और डॉक्टर से पूछ के लीजिए। और अराइवल टाइप का बम्बई में आपको दिया गया है, वो एग्जीक्यूटिव आपको हमारा जो भी है चारों में से जो भी है 4 आपके साथ में 1, 2, 3 और चौथा जो मौलाना है, ये चारों लाइन से आपको एयरपोर्ट पे 20 तारीख के दिन सुबह मिल जाएंगे। ये लोग पहले ही जाने वाले, सुबह आपको 6 बजे मिल जाएंगे लोग, आप 7 बजे वहाँ पर रीच हो जाइए। अब उसके ताल्लुक से आपको बता दिया, मैं इंट्रोडक्शन करा दिया आप लोगों को। और एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से पासपोर्ट ले लेंगे आप, साथ में अपने पासपोर्ट रखना है, वीज़ा कॉपी साथ में रखना है, और जो ID कार्ड उसमें दिया गया ये ID कार्ड गले में डालना है। एयरपोर्ट से ही आपने, बॉम्बे एयरपोर्ट से ही आपने वीज़ा कार्ड गले में डालना है, जिससे ये आपको आसानी होगी कि हाजी को कि हमारे हाजी है। क्योंकि बहुत लोग एहराम में रहेंगे, 424 आदमी की फ़्लाइट है, तो एहराम पहनने के बाद और लेडीज़ लोगों का चेहरा जानती नहीं जल्दी, तो इस वजह से पहचानने में नहीं आता। अगर कार्ड रहा तो समझ में आ जाएगा हमारी टीम को कि अल सफ़र टूर्स के हाजी है अपने जो इस फ्लाइट में चल रहे हैं, तो उससे बेहतर होगा कि आप वो कार्ड डाल दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया से निकलते तक जब आप बॉम्बे एयरपोर्ट से निकलने से पहले एक ऐप है प्ले स्टोर पर, बॉटिम, लोगों को अपने घर वालों को या अपने फैमिली को या आपस में बॉटिम डाल दीजिए या IMO डाल दीजिए, जिससे बात करने के लिए आसानी होती है। खासकर मिडिल ईस्ट में बॉटिम ज़्यादा चलता है, प्ले स्टोर का बॉटिम, जिससे आवाज़ वीडियो कॉलिंग वगैरह बहुत आसानी होती है, वो यहीं पर आप लोग अपने तौर पे डाल दीजिए। और नुसुक ऐप जो अभी ग्रुप में हम लोग डालेंगे, नुसुक ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, नुसुक ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें नबील जो है वो डेट भी डाल देगा कि आपने, हम तो ग्रुप अपॉइंटमेंट लेंगे रियाजुल जन्ना का, लेकिन इंडिविजुअल भी ग्रुप अपॉइंटमेंट मिलता है जहाँ पर आप रियाजुल जन्ना में जाने का मौका मिलता है आप लोगों को अलग से और एक मरतबा। अगर वो आप लोगों को मिल जाए तो उसको अगर आपने डाउनलोड किया, उसमें वीज़ा कॉपी डाल दी, पासपोर्ट डाल दिए, मोबाइल नंबर, मेल ID डाल दिया, भले आप जो मोबाइल वहाँ ऑपरेट करें जिससे OTP आएगा आपको, OTP आएगा, वो मोबाइल का आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, तो वहाँ पर आपको नुसुक ऐप का एक एडवांटेज मिलेगा, डबल रियाजुल जन्ना में जाने का मौका मिलेगा आपको। इस सिलसिले में ये मैं बताना चाहता था आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी आता हूँ मैं बैग के ऊपर, बैग से बता इधर चीज़ बोलो वो बताइए। हाँ, मैं एक एक चीज़ बताते चलता हूँ आपको। लाओ मेरे को बता, लाओ मेरे को दो, ट्रॉली बैग तो हो गई। पासपोर्ट के साथ में जो इम्पोर्टेंस है, ये मेडिकल कार्ड जो है, जो वैक्सीन लिए हाजियों ने, जिन हाजियों ने वैक्सीन लिए है वो बैग में लेके चलना है साथ पर। हम लोग जैसे फ़्लाइट से उतरेंगे, लैंड होने के बाद जैसे इमिग्रेशन वहाँ का सऊदीया का इमिग्रेशन होता है, वो पूछता है कि मेडिकल हुआ है क्या, तो ये कार्ड उसको दिखा देना है आपने। वो पूछता सभी को नहीं है या इंडिविजुअली सभी को देखता नहीं है, किसी 1-2 को पूछ लेता है, तो वो अपने तौर पे रखना चाहिए मेडिकल कार्ड, उस चीज़ को लेते हुए साथ में चलना है। मेडिकल कार्ड, पासपोर्ट की बैग बताओ, छोटी वाली बैग पासपोर्ट से। ये बड़ी बैग जो है, ये बड़ी बैग पे हमने जो आपको स्टिकर्स दिए, टैग दिए, ये बैग आपने साथ में लेके चलना है। अगर इसके अलावा आपको नहीं लेके चलना है तो अपने तौर पे आप अपनी बैग लेके जा सकते हैं। उसका मतलब खुसूसन ये बैग जो है हर वक्त गले में होना चाहिए। जैसा ID आपका गले में है बॉम्बे एयरपोर्ट से, उसी तरीके से बैग भी हर वक्त गले में होना चाहिए। इसमें मेडिकल कार्ड, पासपोर्ट्स, आपके मेडिसिन जो कुछ थोड़ी बहुत है वो लेना है, बाकी के मेडिसिन आप अपने हैंड कैरी में इस बैग में रख सकते हैं। ये हैंड कैरी बैग है जिसको कैबिन बैग बोला जाता है, जिसमें 8 किलो सामान आप लोग बैठ सकते हैं। ये कैबिन बैग गिना जाएगा। इसको मीना के लिए भी इस्तेमाल करना है, वो मैं उसका तफसीर आपको वहाँ बताऊँगा। और ये चप्पल की बैग है,
चप्पल की बैग जो हरम में जाते वक्त आते वक्त हर वक्त अपने खिसे में रखना है या हाथ में रखना है, तो ये आसानी होती है कि चप्पल वगैरह रखने के लिए आप कंधे पे रख लिए, बैग डाल दिए। पानी की बॉटल्स जो है वो पानी की बॉटल ये पानी की बोतल भी आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि पानी की बोतल हम लोग इसलिए देखे, लोग काफ़ी गर्मी होती है, शिद्दत की गर्मी होगी, इस साल अगर हज भी हो जाए तो हज के दौरान में काम आ जाएंगी। ये जमजम के लिए अगर हरम में जा रहे आ रहे हैं तो ये जमजम इसमें ला लिया आपने, तो जमजम पीने को घर में रूम में हर वक्त आपको मिलेगा। इंडिया में तो रहते तो हम सादा पानी हर वक्त पीते, लेकिन जमजम अगर मिल जाए इसमें पीने के लिए हमको, तो अपने रूम में अपने आप रख सकते हैं जमजम के लिए। ये छतरी आपको दी गई है जो मीना के वक्त लेते वक्त जाते वक्त हमको ले जाना है मीना के लिए। ये जानामाज है साथ में आपको दिए है, ये एहराम दिए, कमर का पट्टा आपको दिया है, एडजस्टेबल पट्टा, अगर किसी को कोई चीज़ के अंदर इसमें कमी है आपको चेकलिस्ट के हिसाब से तो अभी लेकर आए हमने साथ में। और ये मीना के लिए जो सतरंजी जिसे कहते हैं उस तरीके से चटाई है, ये मीना में इस्तेमाल करने के लिए मुज़दलिफ़ा में जो क़याम करते हैं हम लोग रात का, उसके लिए है। और ये जो है वेट है। वेट लोग क्या करते हैं वहाँ हाजी जाने के बाद जब मदीना पहुँचते हाजी भाई हंस लिए क्योंकि काफ़ी मरतबा जा चुके हो, तो काफ़ी हाजी परेशान होता है, हमने वेट लिया सामान का, कैसा वेट करे। तो इस साल से हमने क्या किया, हम लोग वहाँ वेट का मशीन रखते थे, तो हाजी आते थे वो वेट पे रखते थे और कभी भी किसी के रूम में लेके चले जाते थे। वो समझ में नहीं आता था किसके रूम में लेके चला गया हाजी वेट के लिए, वो मदीना में दिक्कत होती है। तो हमने यहाँ से इस साल हम लोग ने वेट लिया जिसमें 50 किलो तक वेट होता है, तो हमने वेट का जो करने का स्केल है वो यहीं दे रहे लोगों को कि भाई वो रूम में बैठ के भी अपना अपना सामान करता है, लेकिन हमने लेडीज़ को नहीं दिया, जेंट्स के बैग में डाला। अगर किसी लेडीज़ के बैग में गया समझ लेना 2 में 1 है ये, तो ये इसको नहीं तो बोलेंगे हमको हर एक को नहीं मिला। और इसमें सेल है कैबिन। और ये वाली टोपी है जो हज के बाद आप लोग पहन सकते हैं, जब कुर्बानी होने के बाद आप पहन के घूम सकते हैं। और ये हमारे स्टाफ जो है, मुख्तसर स्टाफ जो ये कलर की कैप पहनेंगे या तो ये कलर की कैप पहनेंगे, तो आप समझ जाना कि दोनों कलर की कैप मैक्सिमम हम लोग ये पहनेंगे, लेकिन ये कलर की कैप भी हम लोग पहन के घूमते। और लेडीज़ के लिए खासकर ये कहना चाहता हूँ कि लेडीज़ जब फर्स्ट उम्रा, लेडीज़ की तरफ मुखातिब होकर कहता हूँ, लेडीज़ जब फर्स्ट उम्रा के लिए यहाँ बम्बई एयरपोर्ट से निकलेंगे तो अपनी पहचान के लिए बाकायदा आप अपने तौर पर एहराम पहनते हैं। लेडीज़ लोग कुछ अपने तौर पे लाते और कुछ अपने घर के सिलाए हुए होते वो पहनते। तो ये अगर फर्स्ट उम्रा में ये पहने तो हम लोगों के लिए आसानी होती है और आपके फैमिलीज़ को भी आसानी होती है कि हाजी पहचानने में आसान हो जाता है, अपने घर वाले को पहचानने के लिए आसान हो जाता है कि ये हमारी फैमिली चल रही है या हमारी फैमिली दिख रही है या ये अपने टूर का आदमी दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, कोई लेडीज दिख रहा है अपने टूर का हाजी है तो उसके साथ में बराबर वे होती है, तवाफ में सही में मुलाकात होती है एक दूसरे की, और हम लोगों के लिए भी कैच करना आसान होता है क्योंकि लेडीज़ हर तरीके के वाइट लिबास में होती है तो नहीं पहचाने जाती है, खासकर अपने घर वाले भी पहचानने के लिए दिक्कत होती है। तो इससे एक आसानी होती है अगर लेडीज़ लोग पहले ये उम्रा के वक्त फर्स्ट उम्रा में बम्बई एयरपोर्ट से, तो बड़ी आसानी होगी। और हज के दौरान में जब हम लोग मीनात के लिए जाएंगे तो ये कलर की पहन ले, या अपनी चाहे तो पहन सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये पहन ले तो आपको बता दिया इसका क्या फ़ायदा है लेडीज़ लोग के लिए खासकर। बाकी ये हर्बल जो है ये काफ़ी मशहूर है आजकल, ये काफ़ी चल रही है, बॉम्बे की कंपनी है ये, और काफ़ी तादाद में पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया वाइड तकसीम करती है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें, मिसवाक है समझो, टूथपेस्ट है लौंग का, फिर ऑयल है, मतलब अगर किसी का पेन होता है, दर्द होता है, दांत दर्द होता है, इसके लिए सर दर्द होता है, तो इसके लिए हम लोग ये खासकर हाजियों को प्रोवाइड करते हैं जिससे आसानी होती है। ये आपको इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मिसवाक है वो तो आपको पता है मिसवाक का क्या इस्तेमाल होता है। और ये मेडिसिन्स को जो है ना, हमारे हुज्जाज जो है वो गुज़िश्ता कई बरसों से, तकरीबन ये साल मेरे साथ में 28वां हज कर रहे हैं, वो 28वां हज कर रहे, तो हर वक्त मेडिसिन सप्लाई करते थे, वहाँ पर हाजियों को खुद ले जाते थे और वहाँ पर हम लोग तकसीम करते। लेकिन अभी गुज़िश्ता 2-3 सालों से क्या हो रहा है कि मेडिसिन्स के ले जाने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि अराइवल पे वो बहुत सी क्वेश्चंस करते हैं सऊदी वाले। सऊदी जब आप लगाए कैमरे तो सब नज़र आता है, तो एक साथ सब हाजी का मेडिसिन ले जाते थे, तो हम लोगों को वहाँ हाजी को मेडिसिन तकसीम करने के लिए आसानी होती थी लंच के टेबल पर। लेकिन हम लोग ने इस साल किया कि जो मुख्तसर दवा है ये आप अपने डॉक्टर से भी पूछ लो कि इसके क्या इस्तेमाल है और हमने करना या नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोगों को एलर्जी हो सकती है इससे अपनी दवाओं से। तो ये पूछ लो, हमने डाला है क्योंकि उस हाजियों का ये था कि भाई इस साल से अपन इस तरीके से करेंगे कि मेडिसिन हाजी को यही हवाले करेंगे, अगर और लगती है तो वहाँ पर जो भी हाजी आपस में शेयर, जो हमने वो दवा को डाला है जो वहाँ पर इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा होती है, खांसी होती है, ये होता है। और वहाँ पर मुख्तसर ये होता है कि
ये झंडा एक येलो कलर का एक होगा हमारा और एक ब्लू कलर का, 2 झंडे होंगे। वहाँ हम लोग फर्स्ट डे होंगे, आपको बता दिए जाएंगे। बताओ बाकी स्टिकर दो। हाँ, ये जमजम के स्टिकर से, ये जब हम लोग रिटर्न आएंगे ना वहाँ से, तो जमजम आपको एयरपोर्ट पे दिया जाएगा 5 लीटर का। तो ये ओपन होता है इस तरीके से, इसको ओपन करके अपने स्टिकर पे चिपका देना, जिसकी वजह से आपको नाम लिखना उसके ऊपर, जमजम के ऊपर क्रॉस मार्क करना, अपना कुछ भी आइडेंटिटी देना। ये रहने से क्या होता है कि जमजम अपने आप मिल जाता है आपको, बॉम्बे एयरपोर्ट पे रिसीव हो जाता है। हम लोग मदीना एयरपोर्ट पे अगर फ्लाइट मदीना से रिटर्न में रही या जद्दा से रही, तो वहाँ पर आपको जमजम हम लोग आपको दिलवा देंगे। बाकी ये तो हमने ये पासपोर्ट्स पे, हर एक के पासपोर्ट्स पे लगाया है। जिन लोगों के पासपोर्ट अपने पास है वो हम लोग एयरपोर्ट पे भी लगाएंगे या तो आपसे मंगवा लेंगे। तकरीबन पासपोर्ट आ चुके हैं सबका ऑफिस में। कुछ पासपोर्ट जो बाहर के कंट्री के हैं या वो, उनको हम लोग ये बताना चाहते हैं, क्योंकि मेरे साथ में US, UK, तंजानिया, दुबई, कुवैत के हाजी भी जमा हो रहे, शायद वो कैमरे में देख भी रहे हैं। उनके लिए खासकर बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि वो वहाँ से आने वाले अपने साथ में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि छुट्टियाँ का मसला है, किसी का अपना अपना मसला है। अभी तो कुवैत के फैमिली तो काफ़ी दिक्कत है, वो बेंगलोर से मेरे साथ में ट्रैवल कर रही है। उनको कोई ऑस्ट्रेलिया वाले ने बताया कि भाई, साकिब करके मेरा दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया में हज करके मेरे साथ में चला गया, उसने बताया कि भाई आरिफ भाई से जो, तो बेंगलोर से मुझे कॉन्टैक्ट किया उसने और यहाँ से अपने साथ में ज्वाइन हुआ है वो। तो उसको खासकर मैं मुखातिब होकर कहता हूँ कि व्हाट्सअप पे उसका काफ़ी हम लोग रिप्लाई देते रहते। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एयरपोर्ट भी शुरू हो गया परसों से, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान थे। उन्होंने एक वीज़ा भी निकाला अपना अलग से। तो ये हर एक ने अपने बैग पे लगाना है, जितने आपके बैग से, जितने आपके बैग्स अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा भी आप अपने तौर पे जेरॉक्स बना के इसको सेलो टेप से चिपका सकते। हर एक ने अपने बैग पे लगाना। ये हमारा मौलिम का एड्रेस है या मौलिम का बारकोड सिस्टम है, जिससे हमारा वो सामान अगर कुछ मिसप्लेस होता है तो वो सामान वहाँ पर हमको मिल जाएगा इत्मीनान से। तो ये खासकर आपने अपने बैगों पे लगाना है। फिर ये स्टिकर्स भी लगाना है। ये वाला स्टिकर हमने एक्स्ट्रा बैग के लिए दिया है, ये वाला भी आपको एक्स्ट्रा बैग के लिए दिया है। और ये छोटे बैग में जो बैग है, बैग दो छोटे वाले, ये छोटे बैग में जो अपन यहाँ पर डालने के लिए दिया है, ये बड़ा वाला उसको दिया है यहाँ पर, जिससे कि आपको बैगों पे नाम लिखना या आइडेंटिटी देना, आपका कार्ड है, आपका बैग है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई बहुत से लोग भूल जाते खाने के टेबल पे या रूम में या गिर जाते, तो हम लोग को भी समझ में आता कौन हाजी भूल गया, कौन हाजी का रह गया। तो ये आसानी होती है, इसलिए हम लोग यहीं से ये बना के देते हैं, जिससे हाजियों को अपने तौर पर नाम लिखने के लिए। और ये सैक बैग है जो आपको कैबिन बैग के तौर पे इस्तेमाल भी करना और मीना के लिए भी इस्तेमाल करना है, ये उसके अंदर डालना है, जिससे आपको ये आसानी होगी ढूंढने के लिए, हटाने के लिए आपके बैग्स के लिए। और ये टैग है, ये टैग भी आपने हर बैग को लगाना है। जो आपके बैग्स है एक्स्ट्रा हमने टैग दिया है सभी को। आपको ये नंबर, जो कोड नंबर दिया है सबका, ये पूरे सफ़र में जिसके पास जो नंबर है वो सफ़र से आपको याद किया जाएगा। मतलब हमारे पास काफ़ी नाम डबल के लोग हैं, तो भाई कौन बोल रहा है, जावेद भाई बोल रहे हैं, तो जावेद भाई 3 जावेद भाई, तो हमारे पास भाई ये नंबर आ गया, तो भाई ये नंबर का कोड बोल रहा था, हमको समझ में कौन से जावेद भाई बोल रहे हैं या कौन से निसार भाई बोल रहे हैं, नासिर भाई बोल रहे थे, हम लोग को समझ में आएंगे कि हमने सबको सीरियल नंबर दिया हर हाजी को। इस 1 2 हमारे जितने हाजी उनको सबको नंबर दिया। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको समझानी थी, मौलिम के ताल्लुक से भी और लेडीज़ के आराम के ताल्लुक से, पावर बैंक के ताल्लुक से भी समझा दिया मैं आपको। अब आपको जो है यहाँ से सफ़र के बाद जब आप बॉम्बे एयरपोर्ट पे आएंगे, बॉम्बे एयरपोर्ट पे आने के बाद इसमें तो लिखा है किससे मुलाकात करना है, कैसे मिलना है। आपको बॉम्बे एयरपोर्ट पे टिकट और टिकट के साथ में वीज़ा कॉपी और एक बार दी जाएंगी। पासपोर्ट में तो रहेंगी आपकी वीज़ा कॉपी, टिकट के पीछे भी आपकी वीज़ा कॉपी रहेंगी, हज वीज़ा कॉपी रहेंगी। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि वीज़ा कॉपी फट गई, गिर गई, इसलिए हमने 2 रखे। और उसका वीज़ा कॉपी का फ़ोटो भी आप अपने व्हाट्सएप पे रख लेना। और अपना जितना सामान है बैगेज का जो आप ले जा रहे, उसके हर एक के फ़ोटो लेना, हर एक के फ़ोटो लेना। क्योंकि बैग अभी जो ग्रुप जा रहे हैं, ये 7-8 दिन में जो ग्रुप गए, बहुत से लोग के बैग मिक्स प्लेस हो गए। वो आता उसके टॉपिक पे मैं वो सीरीज वाइज आ रहा हूँ मैं, जिससे लोगों को कंफ्यूज ना हो कि मेरे समझाने में कोई ऊंच नीच ना हो, ऊपर नीचे हो। वो टॉपिक पे मैं बाद में आऊँगा। तो आपने जो भी बैगेज उसके ऊपर आपका फ़ोटोज़ वगैरह, ID कार्ड्स वगैरह रख कर रखना है। और बॉम्बे एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद आपको वीज़ा कॉपी, टिकट बॉम्बे एयरपोर्ट में मिलेगा। टिकट हम लोग इसलिए यहाँ पर नहीं देते हैं कि वहाँ पर गेट से काफ़ी हमको, आपको जो गेट नंबर दिए जाएंगे वो गेट पे आप सऊदी टर्मिनल का जो एक्स्ट्रा सेशन का फ्लाइट है जो गेट्स पे लगेगा, वहाँ से आपको व्हाट्सएप पे डाला जाएगा। तो आप लोग जब आएंगे तो टिकट देने की वजह से हमको ये समझ में आता है कि ये हाजी हम तक आ गया है और ये अंदर चला गया है। अगर हमने टिकट दे दी, वो मालूम पड़ा 7 नंबर गेट से अंदर चला गया, हम लोग ढूंढ रहे हाजी आया ही नहीं, आया ही नहीं। इसलिए हम लोग टिकट अपने पास रखते हैं।
अब उसके बाद अब जैसा यहाँ पर जो भी इमिग्रेशन होगा, जैसे मौलाना ने समझाए, एहराम बांधे जाएंगे, नियत की जाएंगी, एहराम बांधने के बाद एयरपोर्ट में आपका लगेज वगैरह होने के बाद आप चले जाएंगे। तो लगेज जब करेंगे आप, लगेज से पहले यहाँ पर आपका एक बैग हम लोग एक्स्ट्रा हमारे तौर पे आपको देंगे, जो कि वहाँ का आपका खाने का राशन है, एक्स्ट्रा बैगेज, क्योंकि वहाँ पर खासकर बहुत सी चीज़ें जो नहीं मिलती है वो यहाँ से हम लोग ले जाते हैं अभी। तो वो आपको एक एक बैग देंगे, खाली आपने लगेज में आपके साथ पे लेके काउंटर पे डालना है, वो हम लोग वहाँ पर अराइवल पे उसको रिटर्न ले लेंगे हम लोग अपने तौर पे। खाली आपने डालना है कि एक्स्ट्रा बैग्स बोल के हमारे उस तरीके वो याद रखिए, नहीं तो बोलेंगे हम लोग का बैग के साथ में बैग क्यों दे रहे हैं। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि उसमें खासकर खाने की चीज़ें होती है, वो भी खाने की जो हम लोग वहाँ पका के खिलाएंगे आपको, वही खाने की चीज़ें होती है। अब जब बॉम्बे एयरपोर्ट से आप डिपार्चर होंगे तो मौलाना ने कहा कि आप एहराम की नियत जो है वो इसमें कर लीजिए, प्लेन में कर लीजिए, या बहुत से लोग प्लेन में सो जाते, रात का सफ़र अपना, रात जागना है, फिर सुबह उठ के वहाँ से फ़्लाइट 11 बजे उड़ेंगी, तो बहुत से लोग सो जाएंगे। लेकिन मिकात आने से पहले अनाउंसमेंट करती है सऊदी एयरलाइंस, हर एयरलाइंस करती है आजकल, क्या एहराम की नियत कर लो आप जो भी है, तो वो एहराम की नियत आपने वहाँ करना है। अब जब आप अराइवल एयरपोर्ट पे होंगे, वहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट पे होंगे, तो जद्दा एयरपोर्ट पे होने के बाद उन्होंने ये साल से सिस्टम किया, जब मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, पहले गुज़श्ता कई सालों से जो पुराने हाजी गए या जो आप लोग सुनते आ रहे हैं, लगेज का सिस्टम ऐसा होता था कि लगेज वो लोग हम लोगों को चेकिंग करवाते थे और लगेज फिर वो लेकर आते थे। अब उन्होंने क्या किया कि जैसा ही हाजी एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा, वो हैंड कैरी अपनी जो लगेज बैग है, जो आपको 2 हैंड कैरी मैंने बताया, एक तो सैक बैग बताया और एक छोटी बैग बताया, वो आपने लेके निकलना है। जैसे आप बाहर निकलेंगे, हमारी टीम आपके साथ में रहेंगी, कोई आगे कोई पीछे की फ़्लाइट बड़ी है, उतने लोग इमिग्रेशन से बाहर आएंगे तो लेट हो सकते हैं आने तक सब लोग। जैसे ही आप लगेज में आएंगे, वो लोग हाजी को वेट नहीं करा रहे हैं, वो बोलते हैं कि हाजी को सीधा नीचे उतरो आप लोग और बसेस के पास चले जाओ। सामान पूरा जितना हमने यहाँ पर लगेज में डाला है सामान, वो गो थ्रू, उनको सिस्टम से मालूम पड़ता है कि वीज़ा वाले सब उतरे, ये सिस्टम से जा रहा है। इसलिए मैं वो स्टिकर बताया आपको, वो स्टिकर और हमारा कार्ड, कि इस वजह से अगर सामान मिसप्लेस हो रहे हैं बहुत से लोगों के, तो किसी होटल पे किसी होटल का सामान जा रहा है, किसी होटल पे किसी का सामान जा रहा है, तो ये अगर रहा तो हमारा सामान अगर मिसप्लेस भी हो जाता है हमको मिल जाता है। तो वो गो थ्रू सामान को आपको हटा देते हैं और बोलते तुम सीधा बस में बैठ जाओ, हम सामान आपको होटल पे पहुंचा देंगे। हम लोग जाने के बाद 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के बाद वो सामान हमारे होटलों पर आ रहा है। पहले क्या था कि हम लोग अपने साथ में सामान लेके बाहर निकलते थे, वो स्कैनिंग होता था, लगेज होता था, फिर अपने बस में रहते थे। तो जितने भी जो हम लोग भी लगेज का सामान नहीं, वो लोग उठा के वहाँ सब पहुँचा देंगे होटल तक। ये हो गया आपको जद्दा पे जो भी थ्रू वहाँ से जाएंगे उसका आपको सिलसिलेवार मैंने समझा दिया। वहाँ पर एक ख़ास बात रखना है जो कि बहुत से लोग गलती करते हैं। 2 साल पहले इसी तरीके से हाजी ने 23 में की थी गलती, मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए बात को, कि वो समझते पासपोर्ट मैंने इमिग्रेशन कर लिया, ये कर लिया। वो क्या करते, पासपोर्ट प्लेन के सामने वाली सीट पर रख देते, या हाथ में रख देते, या कहीं पर रख देते प्लेन के अंदर। तो बराए मेहरबानी जो छोटा बैग है उसमें पासपोर्ट रखिए। वो क्या होता है, जब एयरपोर्ट पे उतरते पासपोर्ट अंदर रह जाता है और इमिग्रेशन में आता है मेरा पासपोर्ट कहाँ है वो बोलता है, तो उससे क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। बाकी हाजी तो चले जाते, वो रह जाता है। एक बच्ची ने इसी तरीके से पासपोर्ट सामने रख दी थी, तो उसको डिपोर्ट कर रहे थे, लोग भाई तेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिर फारूक था, फारूक ने वहाँ के पूरे इंचार्ज से बात करके सब चीज़ें बात करके, सिर्फ वो 4 हाजी और फारूक और नबील, ये 6 लोग ही बस में उन्होंने मक्का भेजे, बाकी अपनी बसें सब रवाना हो चुकी थी। क्योंकि वो पासपोर्ट बाद में मालूम पड़ा कि फ़्लाइट वहाँ से निकल गया, रनवे से आगे चला गया, तो फ़्लाइट को वापस बुलाया गया, पूरे फ़्लाइट को रीचेकिंग की गई, काफ़ी घंटे गए उसमें, वो पासपोर्ट दोबारा मिला। नहीं तो बच्ची को डिपोर्ट कर रहे थे। अब वो जब बच्ची को डिपोर्ट कर रहे तो पूरी फैमिली को डिपोर्ट करते थे, वो पूरी फैमिली नहीं आती थी। तो इस तरीके से पासपोर्ट अपने तौर पर, वीज़ा आपके व्हाट्सअप पे कोई मसला, टिकट आपके व्हाट्सअप पे हम लोग ग्रुप में भी रहता है, टिकट मिल जाएगा कोई, लेकिन पासपोर्ट खासकर खुसूसन मक्का तक पहुंचने तक अच्छे तरीके से संभालना है। ये एक बात अपने खास तौर पे आप याद रखिए। अब उसके बाद जब हम मक्का पहुंचेंगे, आप लोग जो बसेस के जरिए जितना उनका इंतजाम होगा, जो सिस्टम से लोग बसेस को भेजेंगे, उन्होंने जो नुसूक कंपनीज़ के लोगों को लगाया है काम पे, जो मौलिम के ज़रिए वो लोग पहुँचाएंगे हम लोगों को बसेस के ज़रिए। हमारे कुछ 5 से 6 बसेस होंगी, तो बसेस एक एक करके फैमिली के साथ में आपने बैठना है, आप लोगों को रवाना करेंगे। जब आप मक्का पे पहुँचते हैं, क्योंकि मक्का में पहुँचने के लिए आजकल बहुत काफ़ी तकलीफ है, वजह ये कि इल्लीगल हाजी को लोगों ने रोक के रखना है, इस वजह से चेकिंग बहुत हो रही है। हर 10 किलोमीटर पे 20 किलोमीटर पुलिस की गाड़ियाँ रुकी है, जिस वजह से वो चेकिंग करते कि वीज़ा वाला है या नहीं है। उन्होंने बसों के बाथरूम, बसों का शीट, बसों के अंदर के टेबल सब देखे, इवन के सामान को चेक किया उन्होंने कि भाई इसमें कोई इलीगल तो नहीं जा रहा है, या इलीगल सामान तो नहीं लाया है,
या इलीगल आदमी तो नहीं जा रहा है कि हज का वीज़ा ही पे आजकल इस साल मक्का में एंट्री करना है। तो काफ़ी जगह पर चेकिंग करते 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 ऐसा नहीं कि आप जो 1 घंटे में उम्रा में पहुँचते थे, 1.5 घंटे में पहुँचते थे, वो आप समझ के पकड़िए 4 घंटे लगेंगे। तो इस वजह से आप हाथ के हैंड कैरी में कुछ खाने की भी जगह सामान अपने साथ में रखिए। किसी को भूख की शिद्दत होती है, कुछ होती है, तो अपने साथ में रखिए, बेहतर होगा उसके लिए। और जब हम वहाँ मक्का में पहुँचेंगे, आप लोग मक्का में आप लोग को रूम का अलॉटमेंट हम लोग कर जाएंगे, क्योंकि मैं और नबिल 5 रोज़ पहले जा रहे हैं आपके आने से, तो हम लोग अलॉटमेंट आपको रूम नंबर दे देंगे। आप रूम में चले गए, रूम में जाने के बाद हम लोग सिम कार्ड वाले को बुला देंगे, जो कि सभी हाजियों का मसला है। सिम कार्ड का सिस्टम क्या होगा? सिम कार्ड वहाँ पर आजकल फिंगरप्रिंट्स और वीज़ा कॉपी के बाद ही, फिंगरप्रिंट्स के बाद ही वो वीज़ा एक्टिव सिम कार्ड एक्टिवेट करते हैं। सिम कार्ड एक्टिवेट ऐसा नहीं होता है आजकल। आपका फिंगरप्रिंट्स और वीज़ा कॉपी वो देखकर आपको सिम कार्ड देते हैं। सिम कार्ड की कीमत होती है 35 रियाल, 60 रियाल। वो जो और आप पैकेज लेना चाहते हैं, नेट पैकेज, विदाउट नेट पैकेज या वाईफाई इस्तेमाल करेंगे होटल का, आपको जो मेन नेट इस्तेमाल में आएगा वो मीना के लिए इस्तेमाल में आएगा। बाकी तो आपको हर जगह पर वाईफाई है, होटल में भी है, वहाँ पर भी है। तो आप लोग बेहतर होगा वहाँ पर सिम कार्ड खरीद लेना। उसके बाद जो भी खाना वगैरह होगा, अपना डिनर वगैरह होगा, उसके बाद हम लोग आपको उम्रा की तरतीब, एक हॉल है वहाँ पर छोटा, इसी तरीके से वो हॉल में जमा करेंगे आपको, और एक उम्रा की तरतीब बनाएंगे कि उम्रा की तरतीब में हम लोग कब निकलें। और बराए मेहरबानी हर वक्त व्हाट्सअप का ग्रुप चेक करते रहिए। व्हाट्सअप का ग्रुप है ना, हर वक्त चेक करते रहिए कि कुछ आ रहा है कि नया, कोई वॉइस मैसेज आ रहा है, कोई लिखा हुआ आ रहा है, तो देखते रहिए आप व्हाट्सअप ग्रुप के अपने। हम लोग उसको ये करते रहेंगे, व्हाट्सअप पे भी अपडेट करते रहेंगे, भाई उम्रा को जाना है, ये टाइमिंग पे लॉबी में जमा होना है। हमारी होटल का नाम है इलाफ अल नूर, जो अजीज़िया जुनूब में पड़ता है। मीना का जो हिस्सा है वो 2 हिस्सों में बंटता है, एक अजीज़िया शुमाल, एक अजीज़िया जुनूब। तो अपनी होटल अजीज़िया जुनूब में इलाफ अल नूर करके, जो आपके आईडी कार्ड के पीछे होटल का नाम लिखा है, उसका हमने बारकोड भी डाला है, और इस पर हमारे नंबर्स भी है, मेरे और मौलाना के खुद। तो जो नंबर है उसके पहले आपने 0 लगाना है, 0 लगाना है, नंबर से पहले 0 लगाना है। हमारे को कहा आप लोग मिसप्लेस हो गए या किधर ये हो। हम लोग उम्रा के लिए चले जाएंगे रात में, हो सकता है हम लोग रात में ही उम्रा करें, इसीलिए मैंने सुबह का फ़्लाइट लिया कि रात के वक्त, ठंडे वक्त में उम्रा हो जाएगा वहाँ पर। कितनी बजे भी हम लोग उम्रा कर ले, तो इत्मीनान से, सुकून से, आप कोई नमाज का ना ईशा का ना इसका फजर का कोई ताल्लुक़ होगा। लोग ईशा की नमाज़ के हम लोग इंशाल्लाह 12 बजे 11 बजे जब भी खाना फारिग होते, टोटल हाजी जमा होते, उसी हिसाब से हम उम्रा के आपको ले जाएंगे। जब उम्रा आपको ले जाएंगे वहाँ से, तो उम्रा का सिलसिला बता देंगे, बसों के ज़रिए कहाँ ड्रॉप करना है, कहाँ पिकअप करना है, कहाँ मिलना है, 3 नंबर हमाम, 2 नंबर हमाम कहाँ मिलना है, हम लोग आपको वहाँ उस तरीके से बताएंगे। रिटर्न में तवाफ़ सही करने के बाद जब लोग हाजी रिटर्न आएंगे, उसके बाद जो है आपको डिनर हो गया। वही बसेस का बता दिया आपको, स्टिकर्स का बता दिया मैंने। फर्स्ट उम्रा होने के बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ क़याम करेंगे, तो जो 4-5 रोज़ रहेंगे उसमें हम लोग आपको ट्रेनिंग के बारे में और मालूमात देंगे, हज के ताल्लुक़ के मालूमात देंगे, मीना के ताल्लुक़ से मालूमात दे देंगे हम लोग कि मीना में कौन सी बस किधर जाएंगी, कैसी जाएंगी, क्या जाएंगे, मीना में हम लोग किस तरीके से चलना है, ग्रुप की शक्ल में चलना है, वो सब आपको सिलसिला हो जाए। हर एक लोग, हम लोग बस में से हर एक आदमी मौजूद रहता है बस में, मतलब हज के जब रवाना होंगे तो हज का सिलसिला वहाँ है, हम लोग आपको बताते रहेंगे। और जो बात आपको रही है वो फ्लैग की भी बात मैंने आपको बता दिया, इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्या हो गया? और जो मोस्ट इम्पोर्टेंस जो थिंग था आपका बोलने का, मेरा मकसद जो था आपको, अब जो हज के होटल जो है उसमें हमारे 828 हाजी है, 828 है, जिसमें जो 202 हाजी अपने हैं। तो 828 हाजी में 4 डाइनिंग है, मतलब डाइनिंग 2 ही है हॉल, लेकिन 4 जगह पे खाना लगा है, 4 जगह। उसमें अल खाली टूर्स है बॉम्बे का, ग्लोबल एटलास है, हम खुद है, फिर अल उस्साम करके एक ग्रुप है उसमें। तो हम लोग ने खाना सभी ने मिलके एक साथ किया है उस चीज़ को, क्योंकि हाजी मिस ना हो जाए और सभी का खाना एक जैसा लगे। तो हम लोग ने सब ने मिलके उसको खाने का इंतज़ाम किया है। तो उसमें हम लोग ने ये सब ने डिसाइड किया है कि हाजी जो है वो अपने कोई गेस्ट ना लाए किसी भी होटल में, मक्का के अजीज़िया होटल में भी नहीं, और हरम के पास सफ़ा टावर में भी नहीं, और मदीना में भी नहीं। सफ़ा टावर में तो बड़ी दिक्कत होगी, यहाँ तो कुछ, क्योंकि हम लोग खुद है, लेकिन सफ़ा टावर में रूम नंबर पूछता है काउंटर वाला। तो पराए मेरे अगर कोई गेस्ट आता है या गेस्ट लाता है तो उसको किसी के साथ में अपने रूम में रखना या रूम में रुकाना वो मत कीजिए,
क्योंकि रूम पार्टनर को दिक्कत होती है या होटल वाले को दिक्कत होती है, या होटल वाले बोलते भाई एक्स्ट्रा हाजी आ गए, या एक्स्ट्रा हाजी कैसे रह रहे हैं रूम में, तो वो कोशिश मत कीजिए कि गेस्ट किसी को अलाउड नहीं है तीनों होटलों में, नो गेस्ट अलाउड। ये खास आप रख लीजिए, आपको खास बताना मेरा मकसद था। बाकी आप अपने तौर पे बाहर मिल सकते, बोलेंगे आरिफ भाई होटल में नहीं मिलते तो क्या हम बाहर भी नहीं मिला, बाहर मिल सकते, होटल की लॉबी में मिल सकते, आप सफा टावर में मिल सकते, सफा टावर की लॉबी में मिल सकते, लेकिन गेस्ट नॉट अलाउड इन अ रूम ऑन डाइनिंग में, डाइनिंग एरियाज में। कोई भी गेस्ट होवे, किसी का भी गेस्ट होवे, ये खासकर आप बात याद रखिए। और इसके बाद जो है आपको मैं बैलेंस अमाउंट जिन लोगों ने बचा है, बराए मेहरबानी 5 मई तक जिन लोगों का बैलेंस अमाउंट है, वेदर जो भी शक्ल में है, वो बराए मेहरबानी जमा कर दीजिए आप 5 तारीख तक, 5 मई तक। और पासपोर्ट जिन लोगों के हमारे पास है, उस पर हम लोग ने काम शुरू कर दिया है, उसके ऊपर जो भी करना है, तो आप 9 तारीख को पासपोर्ट हमारे ऑफिस से आके ले जा सकते हैं, जिस पे वीज़ा, स्टिकर, आपका फ़ोटो आइडेंटिटी, पासपोर्ट अगर गुम गया तो हमको दोबारा मिलना, ऐसा हमने इसका सिलसिला बना के रखा है। तो 9 तारीख को आप पासपोर्ट अपना अपना ले जा सकते, किसी के ज़रिए अगर कोई नहीं आ सकता है या फैमिली को भेज रहा है, किसी को भेज रहा है, वो एक साथ सभी के पासपोर्ट दे देंगे। और एक अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप लोग सुन रहे होंगे, अभी ये लास्ट बात है, आप लोग सुन रहे होंगे कि एयरलाइंस जो है, सऊदी एयरलाइंस ने फ्यूल चार्ज के नाम पे एयरलाइंस की फ़ीस बढ़ाई है। ये आपको सबको पता होगा, आप ग्रुप पे भी देख सकते हैं, एयरलाइंस के सिस्टम पे भी देख सकते हैं, एयरलाइंस के सिस्टम पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो सरकमस्टेंस चल रहे हैं अभी बीच में जो चल रहे थे, उसी से एयरलाइन से फीस बढ़ा दी है। $150, $250, ये हम लोग की बातचीत चले। जैसे हज कमेटी का 10,000 उन्होंने बढ़ा दिया, हज कमेटी। प्राइवेट्स के बारे में $150 की बात हो रही है, कोई $250 की भी बात कर रहे हैं। तो अभी सिंह साहब जो यहाँ के MD है इंडिया के, वो गए हैं रिटर्न फ्लाइट के लिए, तो फ्लाइट का पूरा रेट लेकर शायद कल पहुँचेंगे वो, तो उस हिसाब से जो रेट आएगा वो आपको मंडे या ट्यूसडे आपको जो भी इंक्रीज फेयर होता है वो आपको पे करना, ईच एंड एवरी हाजी ने आपको पे करना है। हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल देंगे, वो आपको पे करना है, जो भी शक्ल में आपको बताएंगे, हम लोग कंपनी के अकाउंट में आपको जमा करना है, जो भी कंपनी जिसका जैसा मास्टर है, फलक है, सफ़ा है, जिस तरीके से वो जमा करना है, इंपॉर्टेंस है आपको, वो हम लोग मंडे या ट्यूसडे आपको ग्रुप में डाल देंगे। बस ये बातें थी इंपॉर्टेंस जो आपको बतानी थी। बाकी मौलाना दुआ करते हैं। और एक जो खास रह गया, ये नुसुक के ताल्लुक से हर हाजी पूछता है नुसुक क्या है। ये नुसुक जो है वो एक किस्म का अकामा है वहाँ का, मतलब आपको हज करने की परमिशन है इस साल सऊदी अरब में। तो ये नुसुक कार्ड आपको जब अराइवल होते हैं वो सिस्टम पे जनरेट होता है कि आप अराइवल हो गए। ये यहाँ पर नहीं बना सकते हम लोग ना, हम लोग इसको प्रिंट निकाल सकते हैं यहाँ पर। मौलिम जो है वो सिस्टम से निकालता है कि ये हाजी अराइवल हो चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, तो वो सिस्टम से निकालना शुरू कर देता है। वो सिस्टम से निकालना, जैसे हमारी बसेस मक्का में दाखिल होती है होटल पे, उनके पूरा टीम लेकर आती है नुसुक कार्ड को, और नुसुक कार्ड हर एक को नाम से पिनाना शुरू कर देते हाजी लोगों को। वो लोग जब भी नुसुक कार्ड पहनाते हैं तो उसको नुसुक कार्ड के वो लोग स्कैन करते, उसको फिर एक्टिवेट करते। सिर्फ पिनाना ज़रूरी नहीं है, इसको एक्टिवेट करते कि ये हाजी लैंड हो चुका है, नाउ क्या ये सऊदी अरब में मक्का में घूम सकता है, मदीना में घूम सकता है, हज में जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंस है। आपने हर हाजी ने मुझसे अराइवल के बाद इसको पहने बगैर उम्रा को जाना नहीं है, क्योंकि बहुत से हाजी क्या करते कि जो अभी कार्ड आ गया मिल गया, एक्टिवेट नहीं हुआ तो भी चले जाते रूम पे, या बहुत से हाजी क्या करते बगैर एक कार्ड लिए चले जाते हैं रूम पे। तो मुझे तो मेरे मालूम रहता है कि मेरे पास कार्ड कितने बैलेंस है, तो मैं उन लोगों को बुला के कार्ड दे दूंगा। और ये कार्ड आप लेने के बाद खासकर इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और कई जब से 2 साल 3 साल से शुरू होगा सिस्टम, ये लोग इस तरीके से पिन में देते हैं कार्ड, ये इसमें लगाते, हुक में लगाते हैं लोग इसको, सऊदी वाले लोग हुक में लगाते। तो आपको जैसा ये कार्ड मिला, मैं हूँ, फारूक है, नबील है, जो भी हम लोग के ग्रुप में है, वो तो हर हाजी के पहुँच नहीं पाएंगा कि भाई नुसुक कार्ड पहन लिया उसने, लेकिन इसको ये याद रखिए कि इसको निकाल दो, ये पिन में से निकाल दो कार्ड। देखो मेरी बात को गौर से सुनो, ये बात को, ये नुसुक कार्ड को निकाल लो और इसको इस तरीके से लॉक करो, इसको इस तरीके से अंदर डाल दो, समझिए आप। ये अभी पिन में था, इसको खोल दिए, इस तरीके से उसको अंदर डाल दो, तो ये लॉक हो गया। ये लॉक हो गया। अगर चाहे तो इसको अपन डबल राउंड में भी बांध सकते हैं, इसको इस तरीके से भी बांध सकते हैं अगर हमने बांधना चाहा तो। देखो इस तरीके से भी बांध जाते। इसको जितना टाइट बांधेंगे उसको उतना आसान रहेगा। ये टाइट बांधेंगे, गले में डालेंगे तो ये गिरेगा नहीं। बहुत से हाजी लोग का क्या हो रहा है, गिर रहा है। अब मक्का में कई लोगों के कार्ड नुसुक में गिरे हुए नीचे मिल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, फिर हाजी परेशान हो जाता है कि मेरा नुसुक काट गया, अब मैं हज कैसा करूँगा।
तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि जैसा ही नुस्ख कार्ड मिला आपने फ़ोटो निकालना है, फ़ोटो बैगों का, टैग का और इसका फ़ोटो नहीं। लेकिन फ़ोटो को भी वो मानते नहीं है, वो फ़ोटो को भी नहीं मानते। पुलिस लोग जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे रुका है अभी, क्योंकि हम आज से 4-5 रोज़ पहले जा रहे हैं। कहीं पर भी अपने को चेकिंग करेंगे वो लोग। जब चेक करेंगे तो ये नुस्ख कार्ड नहीं रहेगा तो बराए मेहरबानी इसको इस तरीके से लॉक करो, या तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक का लॉक करके दे दो, नहीं तो इस पर रहेगा तो वो गिर जाएगा। ये एक बात खास थी जो बताना आपको नुस्ख के कार्ड के सिलसिले में बताना ज़रूरी था। बाकी मौलाना दुआ करते, फिर उसके बाद नमाजें होंगी, फिर खाना होगा। हाँ, ये एक वीडियो का मौलाना अपने तौर पे बता रहे हैं, उसके बाद दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मक्के और मदीने के एतबार से कुछ वीडियोस या कुछ फ़ोटोज़ है यहाँ पर जिसको याद दहानी के लिए बताया जा रहा है। वैसे तो आप लोगों ने सब कुछ ये देख लिया है, लेकिन एक मरतबा इसको देखने से समझ में आ जाता है, मैं बताऊंगा, उस एतबार से आप लोगों के और जहन में ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सामान की जो तरतीब आपको बताई गई है अभी, इस तरह से सामान है। ये चप्पल की शक्ल है, ये स्लीपर, मर्दों के लिए ये स्लीपर सबसे बेहतर है मर्दों के लिए। औरतें तो जैसे मैंने बताया कि जिस हालत में भी है वो शूज़ भी पहन सकती हैं, सॉक्स भी पहन सकती है, सब कुछ पहन सकती हैं। मर्द जो हैं वो इस तरह से, जेंट्स जो है ना, ये 2 पट्टे वाली चप्पल ही इस्तेमाल करें। और ये पूरा किट बना हुआ है मर्दों के लिए। उस एतबार से आपने अपने एहराम की तैयारी भी करनी है। ये नाखून काटने की शक्ल बताई गई है कि मर्द नाखून काट ले, औरतें भी नाखून काट लें, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो मुकम्मल करने के बाद ही एहराम की चादरें वगैरह लपेट लें। ये चप्पल जो है, ये स्लीपर, इसके अंदर भी ऊपरी हड्डी जो है ना वो खुली हुई है। अगर कोई इस तरह से भी पहनना चाहे तो पहन सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि ये आप स्लीपर इस्तेमाल करें, इसलिए कि इस चप्पल को आपके जो बैग दिया गया है चप्पल का, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, यानी जगह बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। इसलिए ये ना पहनते हुए आपने इसी चप्पल को इस्तेमाल करना है। ये एहराम बांधने का तरीका है जो आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं, या अपने घर के अंदर उसको ट्राई भी कर सकते हैं जेंट्स। उस तरह से आपने करना है। ये शक्ल बनती है, इसको इज्तिबा कहते हैं। ये सीधा कांधा जो खुला करना है इसको इज्तिबा कहते हैं, जो आपको तवाफ़ के दौरान लगने वाला है। जब आप मताफ के अंदर जाएंगे तो मर्द हजरात ने तवाफ़ के अंदर जाने से पहले इस तरह से इज्तिबा करना है, और 7 चक्करों के अंदर ये आपका सीधा कांधा खुला रहेगा। जैसे ही आपके 7 चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं, मर्दों ने सबसे पहले ये चादर को है ना कांधे के ऊपर ढाप देना है, और उसके बाद जाकर आपने 2 रकात वाजिब तवाफ अदा करना है। ये औरतों की मकनी की शक्ल बताई गई है। वैसे तो आपका कोई एहराम तो होता नहीं है, आपकी जो भी लिबास है वही आपका असल एहराम है, लेकिन अगर इस तरह से आप लोग रहते ताकि और ज़्यादा सेफ रहता है नमाज पढ़ने के अंदर। ये नियत है। सर के ऊपर अगर आपके टोपी है तो ठीक है, नहीं तो सर के ऊपर जो चादर है उसी चादर से आप सर ढक लें, और आपने उम्रे की नियत करनी है। लेकिन ये नियत करनी है आपने जिस वक्त आपको प्लेन के अंदर बताया जाएगा कि हम लोग मीकात से अभी गुजरने वाले हैं, वो 20 मिनट पहले 30 मिनट पहले ऐलान होता था सऊदी एयरलाइंस के अंदर कि अभी हम लोग मीकात से गुजरने वाले हैं। उस वक्त आपने दुआ की नियत करनी है। अरबी में बोलना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी ज़बान के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अरबी में बोलना चाहता है तो अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, ए अल्लाह मैं आपकी रज़ा के लिए उम्र की नियत करता हूँ या करती हूँ, आप इसे अपने फजल से कबूल फरमाइए और आसान फरमाइए। फिर दुरूद शरीफ पढ़ना और दुआएं वगैरह जो किताब के अंदर आती हैं एहराम के बांधने के बाद, उस तरह से करना है। अगर कुछ नहीं कर सकते आप अपनी जुबान में ए अल्लाह मैं उम्रे का नियत करता हूँ या करती हूँ, तो इसको आसान फरमा और कबूल फरमा। ये तलबिया है। तलबिया के अल्फाज को सही तरीके से याद करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है ना ये लब्बैक को लब्बैक लब्बैक बोलते, ये जो अल्फाज है ये लब्बैक है। क्या है? लब्बैक। अल्फाज का सही पढ़ना भी ज़रूरी है। पूरे हज और उम्रे के अंदर ये तलबिया को अल्लाह ने इसीलिए ज़रूरी करार दिया है, और इसका पढ़ना अल्लाह को इसीलिए पसंद है कि ये अल्फाज भी बहुत सही अच्छे इस्तेमाल होते हैं, तो अल्लाह को और ज़्यादा मोहब्बत आती है पढ़ने से। लब्बैक लब्बैक नहीं बोलना है, क्या बोलना है? लब्बैक। क्या बोलेंगे आप लोग? ये इसकी आपने अपने घर के अंदर मश्क करना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक लब्बैक नहीं, लब्बैक। देखो आप इसको अगर हिज्जे करेंगे, जिनको कुरान पढ़ना आता है या जिसको हिज्जे करने आते हैं वो हिज्जे करेंगे तो ये लब्बैक नहीं बनता बल्कि लब्बैक बनता है। ठीक है इंशाअल्लाह। ये हरम का पुराना नक्शा है, अभी तो हरम के अंदर और ज्यादा इसको बढ़ाया गया है, तो नई शक्ल जो है ना आपको यूट्यूब के ऊपर या आगे फेसबुक के ऊपर भी मिल जाएंगी, हरम के वेबसाइट के ऊपर, वो भी आप एक मर्तबा देख लें इसको। ये मताफ की जगह है जहां पर आपको जाकर तवाफ करना है, उम्रे का भी तवाफ करना है, हज का भी तवाफ करना है, ये उसकी जगह है। ये पूरा के पूरा जो व्हाइट मार्बल बनाया गया है ये पूरा के पूरा मताफ कहलाता है। मताफ कहते हैं तवाफ करने की जगह, तो ये तवाफ करने की जगह है। ये पूरे के पूरे काबे शरीफ के 4 कोने का हिस्सा है। जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को, ये हजर अस्वद का जो हिस्सा है इसको रुकने अस्वद कहा जाता है, रुकने अस्वद। उसके बाद का जो है रुकने इराकी, उसके बाद का जो कोना है उसको कहा जाता है रुकने शामी, और ये जो चौथा हिस्सा आता है इसको रुकने यमानी कहा जाता है। इसके अंदर हतीम भी बताया गया है, इसके अंदर मकाम इब्राहिमी बताया गया है, और जमजम का जो प्लांट है वो आगे शक्ल के अंदर इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। ये हजर अस्वद है। हजर अस्वद पहले मुकम्मल पत्थर था, लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया है इसके अंदर क्रैक आते गए हैं, इस वजह से ये अभी 8 टुकड़े बचे हुए हैं हजर अस्वद के, जिसको इस शक्ल के अंदर बताया गया है। जो लोग हजर अस्वद को करीब से जाकर चूमते हैं उनके लिए जरूरी यही है कि हजर अस्वद के पत्थर को चूमे। इसके आसपास जो ये आपको ब्राउन कलर का जो नजर आ रहा है ये केमिकल लगा हुआ है। बहुत सारे लोग धक्का मुक्की मार के चले तो जाते हैं लेकिन वो केमिकल को चूम कर आते हैं, और वो इतने खुश हो जाते हैं जैसे हजर अस्वद को छुआ है। हजर अस्वद की ये पत्थर की ये शक्ल देख लो, और वो ब्राउन कलर का है, तो उसके अंदर वो पत्थर को समझना पड़ता है और जब जाकर उसको चूमना पड़ता है। ये हजर अस्वद के ये 8 पत्थर अभी इस वक्त जमाने के अंदर मौजूद हैं। ये मिजाब रहमत है, ये जो प्लाना आपको दिख रहा है ये मिजाब रहमत है, और ये रुकने यमानी का हिस्सा, इसको इन्होंने गोल्डन पट्टी लगाई है ताकि दूर से समझ में आ जावे। इसलिए कि मताफ के अंदर जब आप लोग तवाफ के लिए जाएंगे तो तवाफ के अंदर बैतुल्लाह को देखना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। जैसे नमाज के अंदर आदमी एक दरमियानी शक्ल करके सजदे की जगह पर निगाह रखकर अपना तवाफ मुकम्मल करता है, ऐसे तवाफ भी जो है ना ये नमाज की शक्ल है। नमाज के अंदर जैसे इधर उधर नहीं देखते, ऐसे तवाफ के अंदर भी इधर उधर नहीं देखना बल्कि दरमियानी शक्ल जमीन के ऊपर रखकर आपको तवाफ करना है। लेकिन ये दूर से अपनी तिरछी निगाह से जब ये पट्टी के पास आप आएंगे तो यहां से आपने यहां से लेके हजर अस्वद तक कौन सी दुआ पढ़ेंगे आप लोग? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ये आपने पढ़ना है इस पट्टी के पास से, जिसको रुकने यमानी का हिस्सा कहा जाता है, और ये हतीम का हिस्सा है। इंशाल्लाह हम लोग अपना टाइम टेबल भी डाल देंगे जो इनके वेबसाइट के ऊपर आ रहा है कि मर्दों को कब ये अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं, औरतों को कब नमाज पढ़ने की इजाजत मिल रही है। उनके वेबसाइट के ऊपर इसका टाइम टेबल आया है हतीम के अंदर नमाज पढ़ने का। तो ये हतीम का हिस्सा जो है ना ये बैतुल्लाही का हिस्सा है। जो यहाँ हतीम के अंदर जाकर नमाज पढ़ता है गोया वो बैतुल्लाह में जाकर नमाज पढ़ने वाला है। और इसके पहले, और ये जो है ये रुकने यमानी है, ये जो हिस्सा है, ये जो पट्टी बनी हुई है इसका आखिर हिस्सा ये रुकने यमानी का है जो इन्होंने खुला रखा है कि अगर कोई उसको जाकर चूमना चाहे या उसको जाके मस करना चाहे, छूना चाहे, तो वो हिस्से को, बैतुल्लाह के हिस्से को, रुकने यमानी के हिस्से को इन्होंने खुला रखा है ताकि उसको जाके हाथ लगा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको छुआ है। ये बैतुल्लाह की शक्ल है और ये मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम ये बिल्कुल बैतुल्लाह के करीब इस तरह से रखा गया है, और उसके अंदर ये पत्थर है जिसके ऊपर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान हैं। जब वो बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे तो उस जमाने के अंदर सीढ़ी समझ में नहीं आई कि सीढ़ी बनाना चाहिए।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर के ऊपर खड़े हैं, ये पत्थर जन्नत का पत्थर है। जैसे हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है, इसी तरह से मकाम इब्राहिम भी जो है ना, ये जन्नत के पत्थरों में से एक पत्थर है। अल्लाह ताला ने ये पत्थर जमीन पे उतारा और इस पत्थर की खासियत अल्लाह ताला ने ये बनाई उस जमाने के अंदर कि जैसे जैसे दीवारें ऊपर जाती थी, इस पत्थर के साइज को भी अल्लाह ताला कुदरती तौर पर बढ़ाते थे और सीढ़ी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। जब तामीर मुकम्मल हो गई और हजरत इब्राहिम नीचे उतरने लगे तो ये पत्थर अपनी असल शक्ल पर आया और उसके बाद से लेकर हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान इसके ऊपर पड़े हुए हैं। इसी वजह से इसको कहा गया है वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने हुजूर से दरखास्त की कि आप इस जगह को नमाज की जगह तय कर दे। आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह की तरफ से इसका हुक्म कोई आया नहीं है। अल्लाह ताला ने हजरत उमर की इस ख्वाहिश को पसंद फरमाया और मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बताया और नमाज पढ़ने की जगह बनाई है। इसी वजह से उलमा ने लिखा है आदाब के अंदर कि हजर अस्वद का ये मकाम इब्राहिम जो है, बैतुल्लाह का तवाफ मुकम्मल होने के बाद हजर अस्वद के मकाम इब्राहिम के पीछे के हिस्से के अंदर नमाज पढ़ना ये मसनून है। इसको मुल्तजिम कहा जाता है। हजर अस्वद के पास से लेकर बैतुल्लाह का जो दरवाज़ा है, इसके दरमियान का जो हिस्सा है, इसे मुल्तजिम कहा जाता है और ये दुआओं की कबूलियत की खास जगह है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपना हज्जतुल विदा अदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जाकर चिमट गए, अपने दोनों हाथों को आपने बैतुल्लाह पे लगा दिया और अपने सीने मुबारक को इस दीवार से चिपका दिया और खूब देर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर दुआ की है। ऐसे 14 मकामात है तवाफ बैतुल्लाह के अंदर जहाँ पर दुआ मांगने पर दुआ कबूल होती है। उन कबूलियत की दुआओं के अंदर एक मकाम मुल्तजिम का भी है। ये बैतुल्लाह का दरवाजा है, यहाँ पर भी दुआएं कबूल होती है। ये आप लोग अपने किताबों के अंदर भी देख सकेंगे या फोटोज के अंदर भी, इनके वेबसाइट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर भी ये पूरी शक्ल देखी जा सकती है। ये जमजम के कुएं की निशानी है। ये बीर जमजम जो लिखा हुआ है, अभी तो ये वहां पर मौजूद नहीं है, इसको मिटा दिया गया। उसके मिटाने की वजह ये है कि जब ये मौजूद था तो लोग उसी जगह पर खड़े होकर दुआएं करते थे। जैसे मुल्तजिम के ऊपर दुआएं कबूल होती है, ऐसे जमजम के कुएं के पास भी दुआएं कबूल होती है। इसलिए लोग यहाँ पर रश करते थे, इसलिए हुकूमत ने इसको मिटा दिया। अब जहां पर भी आपको मौका मिले जमजम पीने का, आप जमजम पीजिए और जमजम पीते हुए दुआ कीजिए, तो अल्लाह ताला वही बरकत अता करेंगे जो यहाँ पर पहुंचकर दुआ करने पे मिलती है। और ये टैन रखे गए हैं, ये आपको पूरे हरम के अंदर नजर आएंगे। इसी के जरिए से आपने गिलास के जरिए से पानी पीना है, जमजम का नियतें कर कर कर, और खूब पेट भरकर पानी पिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हमारे और मुनाफिक के अंदर फर्क ये है कि मुसलमान पेट भरकर जमजम का पानी पीता है और मुनाफिक आधा पेट पानी पीता है, यानी ज्यादा सैर होकर नहीं पीता, थोड़े में वो अपने जमजम के पानी को छोड़ देता है। ये मुनाफिकत की अलामत है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके जमजम का इस्तेमाल दोनों हरमैन शरीफैन के अंदर ज्यादा से ज्यादा करें। ये सफा मरवा की पहाड़ी है जो ओरिजिनल पहाड़ी है। ऐसे इनके 3 फ्लोर बने हुए हैं जहां पर इन्होंने आर्टिफिशियल भी पहाड़ रखे हुए हैं, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ये जो सफा पहाड़ी है, इसी पहाड़ी से आपने अपने सही की इब्तिदा करनी है। इसी जगह से आप सही यहां से करेंगे, मरवा पर आएंगे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल होगा। तो ये सफा पहाड़ी के आसपास इन्होंने कांच की एक जाली लगा दी कि कोई इसके ऊपर चढ़ ना सके, इसलिए कि बाज मर्तबा ये होता था जब ये खुला था, लोग ऊपर जाकर इसके पत्थरों को तोड़कर लेकर आते थे और उसको नुकसान हो रहा था। इसलिए हुकूमत ने ये जाली बना दी कि अभी कोई ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो इसको कहते हैं सफा पहाड़ी। और ये मरवा पहाड़ी है। ये मरवा पहाड़ी है कि आप सफा से आएंगे मरवा के ऊपर तो एक चक्कर हो जाएगा। तो ये मरवा पहाड़ी तो इस वक्त जमीन के बिल्कुल बराबर के अंदर बनाई गई है। एक थोड़ा सा हिस्सा इन्होंने रखा जिसके ऊपर केमिकल डाला गया है मरवा पहाड़ी के ऊपर। ये मीलेन अखजरैन, ये जो ग्रीन कलर की लाइट बताई जा रही है,
जब सफा से आप लोग निकलेंगे तो ये ग्रीन लाइट की लाइट जो है जल्दी आती है, मरवा से आते हैं तो लेट आती है। तो ये ग्रीन लाइट के दरमियान के अंदर मर्दों को दौड़ना सुन्नत है, मर्दों को दौड़ना सुन्नत है। लेकिन जैसे मैंने बताया है तरबियत के अंदर कि अगर कोई ज़ईफ आदमी दौड़े ना भी फिर चल भी ले तो भी वो अदा हो जाएगा। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा इसी के दरमियान में दौड़ी थी जब पानी की तलाश के लिए, जो अपने छोटे बच्चे हजरत इस्माइल के प्यास के लिए दौड़ी थी, तो इसी के दरमियान दौड़ी थी। यह हिस्सा नीचे था, इस वजह से दौड़कर मरवा पर फौरन जाती थी और ऊपर खड़े होकर देखती थी कि मेरे बच्चे को किसी जानवर ने उठा तो नहीं लिया। और दौड़कर जब दोबारा आती थी पहाड़ से नीचे उतरती थी, ये नीचे ढलान पर था, तो इसी जगह से दौड़कर फिर सफा पे जाती थी और सफा पर खड़े होकर देखती थी कि कोई काफिला नजर आता है क्या, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए मदद मांगू। और उसी सफा पे खड़े होकर हजरत इस्माइल को भी देखा करती थी कि किसी जानवर ने मेरे बच्चे को उठा तो नहीं लिया। इस वजह से यहाँ पर दौड़ना जो है ना मर्दों के लिए जरूरी का सुन्नत रखा है। हजरत हाजरा ने औरतों का हक अदा कर दिया, इसलिए औरतों को यहाँ पर दौड़ना जरूरी नहीं। जब आपका उम्रा हो जाएगा, हज मुकम्मल हो जाएगा, तो मर्दों ने या तो कसर कराना है या तो हलक कराना है। पूरे बाल निकालने को हलक कहते हैं और जीरो मशीन मारने को कसर कहा जाता है। ये मस्जिद आयशा रजी अल्लाह अन्हा है। जो लोग अपना पहला उम्रा करने के बाद बहुत ज्यादा दिन वहां पर क़याम करते हैं, अगर वो नफल उम्रा करना चाहें तो मस्जिद आयशा से जाकर भी एहराम की नियत करके नफल उम्रा अदा कर सकते हैं। ये बिल्कुल 6 किलोमीटर के करीब करीब है मस्जिद आयशा, जहां पर टैक्सी वगैरह भी जाती है, बस वगैरह भी जाती है। लेकिन बेहतर यही होता कि आदमी टैक्सी के जरिए से यहाँ पर जाए ताकि अपनी फैमिली साथ में रहे। बसों के अंदर धक्का मुक्की होती है, बेहतर शक्ल टैक्सी से जाए, नियत करे अपनी फैमिली के साथ और नफल उम्रा ज्यादा से ज्यादा करे। ये रात का शक्ल है मस्जिदुल हराम का। अभी तो नया हरम जो बना है वो अलग बना है, उसको भी देख लिया आप लोग फोटो के अंदर। लेकिन ये पुराने हरम की शक्ल है जो रात के अंदर हिस्से के अंदर समझ में आ रही है। ये पूरा के पूरा मीना है, ये पूरा मीना है जहां पर इंशाअल्लाह हम लोग जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला हमको पहुंचाए। मीना के अंदर जाना, मीना के अंदर क़ियाम करना, मीना के अंदर इबादत करना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये मकाम बहुत ऊंचा मकाम है मीना का। वहाँ पर ऐसी छोटे छोटे टेंट लगे हुए जो सालों से खड़े हुए। 97 के अंदर जब यहाँ पर आग लगी थी, उसके बाद फिर जर्मन से ये पर्दा लाया गया है। और ये पर्दे की खासियत ये है कि इसको आग नहीं पकड़ती। इतनी तपती धूप के अंदर भी, चाहे तपती धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये पर्दे के ऊपर कोई नुकसान नहीं आता। कुछ देर के लिए इसको आग पकड़ती है और फिर छोड़ देती है। ये बिल्कुल केमिकली पर्दे बनाए हैं तो इतनी गर्मी के अंदर भी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। 97 के बाद से ये पर्दे यहाँ पर बनाए गए हैं। ये रात की शक्ल है बड़ी खूबसूरत, जिसके अंदर पूरे मीना को बताया गया है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला बार बार इन खीमों के अंदर हमको क़याम की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको भी कबूल करे और सारी उम्मत मुस्लिमा को कबूल फरमाए। ये दोनों शक्ल है, एक दिन की है जो टैन करीब से नजर नहीं आ रहे थे, छोटे छोटे थे, ये टैन की शक्ल है जो छोटे छोटे बने हुए हैं। इसके अंदर ही गादी वगैरह डाले जाते हैं जहाँ पर हुज्जाज इकराम क़याम फरमाते हैं। मर्द अलग होते हैं, औरतें अलग होती हैं। और इन खीमों के अंदर क़याम का जो मज़ा है वो दूसरी और किसी जगह पर आपको मज़ा नहीं आएगा। ये अंदर की शक्ल है, ये खीमों के अंदर की शक्ल है, मर्दों की शक्ल। ये जैसे छोटी छोटी गादी बनाई गई है, एक तकिया रखा जाता है और एक कंबल रखी जाती है जिसके ऊपर हुज्जाज इकराम आराम करते हैं। और हर एक को इतनी जगह दी जाती है जितनी खबर, हर एक को इतनी जगह दी जाती है जितनी कब्र के अंदर इंसान को डाला जाता है। ऐसे नहीं कि एक आदमी अपने हिसाब से मीना के अंदर जगह हासिल करे, बल्कि हर एक को एक छोटी छोटी जगह दी जाती है, उसी के ऊपर सारे हुज्जाज इकराम को ये सेट करते हैं। ये अंदर की शक्ल है। और ये जो हुज्जाज इकराम अंदर क़याम किए हुए हैं, जिनका एहराम खुल चुका है, वो अपनी तैयारी की एक शक्ल की फोटो बताई गई है। ये मस्जिद खैफ है, मीना की सबसे बड़ी मस्जिद, मस्जिद खैफ। इस मस्जिद के अंदर 70 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कबूर है, कब्रें हैं। और उनके इंतकाल की वजह यह हुई है कि वो भूख से इंतकाल कर गए हैं। किताबों के अंदर, अहादीसों के अंदर इसका तज़किर आपको मिलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा फरमाया था तो आपने अपना क़ियाम जो है मस्जिद खैफ की करीब ही किया था।
ये है अरफात का पूरा मैदान। ये पूरा मैदान तो नहीं है, लेकिन जबल रहमत, ये जो पिलर आपको छोटा नजर आ रहा है, ये छोटा पिलर जो है ये जबल रहमत का हिस्सा है। यही पहाड़ी के अतराफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के अंदर अपनी दुआओं का एहतमाम किया था। 1,24,000 सहाबा इकराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जबल रहमत के दामन के अंदर दुआ फरमाई थी और 6 घंटे दुआ फरमाई थी। आपने क्या क्या मांगा? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर के बिल्कुल करीब था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा के ऊपर खड़े होकर दुआ कर रहे थे। धूप की तपिश इतनी ज्यादा थी, कभी हुजूर खड़े होकर दुआ करते, कभी बैठ जाते, और आपने पूरे हाथों को आसमान की तरफ लगाया था और आपने जितनी आवाज़ारे से दुआ की होंगी, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी बेहतरीन दुआ करने वाला ना आया है ना कयामत तक आ सकता है। और ऐसी दुआ, जिस दुआ के ऊपर सहाबा इकराम की आमीन मांगने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आमीन बोलने वाले सहाबा इकराम, जैसे दुनिया के अंदर आज इंसानों की भरमार है, दुनिया के तख्ते के ऊपर सहाबा जैसी जमात ना आई है और इंसान ना आए हैं, ना कयामत तक आ सकते हैं, जिनके बारे में खुद हुजूर ने फरमाया, अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम किसी एक के बाद इत्तिबा कर लो, अल्लाह तुमको कामयाब कर देंगे। तो ये जबल रहमत के पहाड़ के पास का हिस्सा है, ये जबल रहमत है, ये उसका पिलर, ये पिलर जो है ये निशानी के तौर पर लगाया गया है, इसलिए कि आसपास बहुत सारे पहाड़ है। ये पिलर को निशानी के तौर पर कि दूर से समझ में आ जाए कि जबल रहमत की पहाड़ी कौन सी है, किस पहाड़ी के पास से हुजूर ने दुआ फरमाई थी। ये निहायत अरफात, अरफात एंड हियर, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे पूरे मक्के मुकर्रमा की जितनी मशाइर है, यानी हुदूद अरफात है, हुदूद मुज़दलिफा है, हर जगह पर अलग अलग बोर्ड इन्होंने लगाया है ताकि हुज्जाज इकराम बिल्कुल हुदूद के अंदर अपने अमल को मुकम्मल करे। ऐसा ना हो कि हुदूद से बाहर जाकर अरफात के अंदर मैदान के अंदर खड़ा हो जाए, ऐसा ना हो, बल्कि पार्टी के अंदर खड़ा रहे और वहां पर वकूफ करे। इसलिए हुकूमत ने ऐसे बोर्ड बड़े बड़े लगाए हैं। और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद नमरा। इसी जगह पर इमामुल हज जो है ना खुतबा देते हैं और यहाँ पर ज़ोहर और असर की नमाज कसर करके पढ़ाई जाती है। जो हुज्जाज इकराम इस मस्जिद तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और पहुँच जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं, वो इमाम हज के पीछे ही नमाज कसर अदा करते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते, वो अपने अपने खीमों के अंदर ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर, असर के वक्त में असर अदा करते हैं और जमात से अदा करते हैं। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद नमरा। ये मुज़दलिफा के रात के हिस्से का ये तस्वीर है, जहाँ पर इंशाअल्लाह हम लोग जाएंगे मुज़दलिफा के अंदर, तो हम भी इसी तरह से मैदान के अंदर क़याम करेंगे। खुले आसमान के नीचे क़याम करना पड़ता है, ना कोई छत होती है ना कोई खिमा होता है, खुले आसमान के नीचे क़याम करना है और यहाँ पर खूब इबादत करना है। ये रात इतनी बेहतरीन रात है, मुज़दलिफा की रात, ये शब क़द्र से ज़्यादा बेहतरीन रात। ये जमरात है। अभी ये पिलर इन्होंने बनाए है, दीवार बनाई है, जैसे मैंने बयान के अंदर बताया, इस दीवार के ऊपर पत्थर लगना जरूरी नहीं है, पत्थर का इस दायरे के अंदर गिरना जरूरी है। अगर आप कंकरी मार रहे शैतान को, तो कंकरी इस दायरे के अंदर गिरेंगी तो ही आपकी कंकरी कबूल होंगी। अगर आपने इस कंकरी को मारकर जोर से मार दिया और वो कंकरी दीवार को लगकर दोबारा बाहर आकर गिरी, तो वो कंकरी शुमार नहीं होंगी। इसलिए बेहतर शक्ल है कि कंकरी को दायरे के अंदर डाल दिए जाए और इसको मारते वक्त जैसे बताया मैंने कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर अपने हाथों को इतना बुलंद किया जाए कि बगल की सफेदी नजर आए। औरतें जिस हालत में है उसी हालत में मारेंगे, मर्द जरा ऊंचा हालत करेंगे, हाथ ऊंचा करके मारेंगे और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर कंकरी मारी जाएंगी। और 7 कंकरी मारी जाएंगी, हर जमरे को 7 कंकरी मारी जाएंगी। पहले जमरे को मारे जाएंगी 11 तारीख 12 तारीख को दुआ की जाएंगी, दूसरे जमरे को मारी जाएंगी, दुआ की जाएंगी, तीसरे जमरे को मारकर दुआ नहीं करना है, दोबारा मीना के अंदर लौट कर आना है और उसके बाद फिर कुर्बानी है इंशाअल्लाह। और ये पूरे मीना का और हज के तरतीब बताई गई है, जो आपको फोटो के अंदर, दीगर फोटो के अंदर भी नजर आएंगी इंशाअल्लाह। अपने घर के अंदर अगर कोई किताबें हैं या कोई किताब आपने खरीदी है, उसके अंदर भी नक्शे दिए जाते हैं, उन नक्शों को अपने जहन में बिठाएं और फराइज और वाजिबात और सुनन को अच्छी तरह से याद करें ताकि आपके फर्ज के अंदर आपको दिक्कतें ना हो। ये मदीने मुनव्वरा,
इसको देखकर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये गुंबद खजरा है जिसको हरा गुंबद कहा जाता है। इसी गुंबद के बिल्कुल नीचे के हिस्से के अंदर हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अक़दस है, और आपके करीब के अंदर हज़रत अबू बकर और उसके बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, और ये मस्जिद नबी की शक्ल और गुंबद खजरा की शक्ल। और ये ग्रीन कलर का जो पिलर आपको नजर आ रहा है, मीनारा नजर आ रहा है, इस मीनारे का नाम है बाबू सलाम। क्या नाम है इसका? बाबू सलाम। 1 नंबर गेट। इसी एक गेट नंबर से मर हजरात जो है ना अंदर जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करते हैं। ये सामने का हिस्सा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था एक मरतबा, तो मैंने तहकीक की है इस बारे के अंदर। ये गुंबद खजरा के आम तौर पर अंदर इतनी देर खड़ने का मौका नहीं मिलता जहां पर आदमी सलाम कर सके। जो किताबों के अंदर सलाम है, जैसे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, ऐसे बहुत सारे सलाम किताबों के अंदर लिखे हुए हैं। इतनी सलाम पढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं मिला, इसलिए इसकी सबसे बड़ी शक्ल ये है कि वहां मौका नहीं मिला तो जितना सलाम आप कर सके आप कर ले। उसके बाद आप बाहर आए, और बाहर आने के बाद ये देखो, ये आपको ये गोल पिलर नजर आ रहे हैं, गोल ये दायरे नजर आ रहे। इसमें ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये चौथा जो है ये बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ है। ये बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ है। तो जो लोग किताब के अंदर पढ़ना चाहते हैं सलाम, यहाँ दूर से खड़े होकर भी किताबी शक्ल के अंदर सलाम हुजूर को पहुंचा सकते हैं। बाज मर्तबा औरतें इस हालत में होती है कि वो अंदर नहीं जाते सकती मस्जिदों के अंदर, तो ये जगह उनके लिए बेहतर है कि यहाँ से सलाम अर्ज कर सकती है। ये है बाबू सलाम। वो जो 1 नंबर गेट बताया गया था, इसी को बाबू सलाम करते हैं। यहाँ से सिर्फ जेंट्स हजरात जा सकते हैं, औरतों को सामने से सलाम करने की परमिशन नहीं है। सिर्फ मर्द हजरात जो है यहाँ से जाते हैं और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और खुलफाए राशिदीन को सलाम अर्ज करते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ ये सबसे बड़ा जो गोल दायरा बना हुआ है, ये हुजूर के चेहरे की तरफ है। ये बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ है। आपने इसी जगह पर खड़े होकर हुजूर को सलाम करना है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और इसी जगह पर दूसरी मर्तबा जब जाने का मौका मिले आपको, आपने इसी जगह पर खड़े होकर अपने ईमान की तजदीद कराने वाले अल्फाज यानी शहादत का कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपने इसी जगह पर खड़े होकर कहना है। उसके बाद हजरत अबू बकर और उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। ये रियाजुल जन्ना है, ये पूरा के पूरा रियाजुल जन्ना है। अभी तो उसके कारपेट को उन्होंने पूरी मस्जिद के अंदर ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया है। पहले जमाने के अंदर लोग जाते थे तो सब जगह पर लाल कारपेट बिछा हुआ था, सिर्फ रियाजुल जन्ना एक ऐसा था जहां पर ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ था। लोगों को दूर से समझ में आ जाता था कि रियाजुल जन्ना कहां पर है। तो ये रियाजुल जन्ना है, और यहां से ये जो है ये मेहराब रसूल है, जहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे अपने जमाने के अंदर। आज इमाम इसी जगह से नमाज पढ़ाता है। ये जन्नतुल बकी है, 10,000 सहाबा इकराम इसके अंदर मौजूद है। ये पूरा के पूरा जन्नतुल बकी का हिस्सा है। फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद मर्दों के लिए खोला जाता है। यहाँ पर भी जाए और सहाबा इकराम के कब्रों की ज़ियारत करे, उनके लिए इसाल करे। ये पूरा के पूरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ करे कि अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान फरमाए। जितनी बातें हमने सुनी है और देखी है, उन सारे बातों के अंदर अल्लाह बरकत भी अता फरमाए, और ज़ाहिरी और बातिनी एतबार से अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ होंगी इंशाअल्लाह, मुख्तसर दुआ कर लेते फिर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त खाने की तरतीब बनी। एक्सचेंज का इंतजाम है बोला, एक्सचेंज वाला पीछे है और दूसरा अपनी लकीर लेकर जा सकते हैं। एक्सचेंज वाले जो है ना हमारे भाई पीछे खड़े हुए हैं, जिन लोगों को करेंसी चेंज करानी है वो उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। और जिन लोगों ने बैगेज नहीं लिए हैं, अपने किट नहीं लिए हैं, वो भी अपने किट खाने से फारिग होने के बाद फिर ले जाए इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फिद दुनिया वल आखिरा रब्बिग़फिर वरहम व तजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। ये अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। ये अल्लाह बेशक बड़े गुनहगार ख़ताकार हैं। ये अल्लाह जैसी भी ये तेरे बंदे हैं, ये अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल से कबूल फरमाया। हम तमाम के हज को कबूल फरमा, हम तमाम के उम्रे को कबूल फरमा, हमारे सफ़र को आसान फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ये अल्लाह रास्तों की रुकावटों को दूर फरमा, आने वाले हालात से हमारी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारे गैर मौजूदगी में हमारे घर, कारोबार, इज़्ज़त आबरू की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हम तमाम को कबूल फरमा और सारे मुसलमानों को कबूल फरमा। जो दुनिया में परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। ये अल्लाह बे औलादों को नेक सालिह औलाद अता फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ये अल्लाह हम जितने लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, हम तमाम के जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमा। जिस शौक़ और जिस तलब के साथ यहाँ पर बैठे थे, ये अल्लाह इसी तलब इसी शौक़ के साथ अपने दरबार के लिए कबूल फरमा। मक्के और मदीने की इज़्ज़त और अदब एहतराम की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये अल्लाह उसकी अज़मत को हमारे दिलों के अंदर डालने के फ़ैसले फरमा। हर अमल को तेरे नबी की सुन्नतों पर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये अल्लाह जो गलती कोताही हो जावे हम सबसे माफ़ फरमा और आइंदा के लिए मज़ीद बेहतरीन तौफ़ीक़ अता फरमा। हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी खैर तुझसे मांगी है वो तमाम खैर हमको और सारी उम्मत मुस्लिमा को अता फरमा। जितने शुरू और फितन से तेरे नबी ने पनाह चाही है, हम तमाम की उन तमाम शुरू और फितन से पनाह हिफाजत फरमा। ये अल्लाह जो मांगा अता फरमा, मांगने से रह गए अपने फजल करम से अता फरमा। हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर तू जानता है, दुनिया आखिरत की हर ज़रूरत अपने फजल करम से पूरी फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाने का इंतज़ाम जो है ना लेडीज़ का इस तरफ है और जेंट्स जो है ना इस तरफ बैठेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब्बी शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब्बी يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب